हाँ, तो मैं शांतनु स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु में। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कैसे और कहाँ बताया था, और उससे आगे मैं क्लास 8 का चैप्टर में बता रहा हूँ आपको कैसे, कब और कहाँ। तो देखो, उसी से मिलता जुलता है ना ये, उसमें भी क्वेश्चन किए जा रहे थे और इस चैप्टर में भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? बता सकते हो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? क्या तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं? आपने पहले कभी इतिहास पढ़ा होगा, आप सोचते होंगे यार क्या इतिहास, कितना बोरिंग है, कितना वाऊ है ये। बस तारीख ही तारीख, तारीख ही तारीख। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में किसी का बर्थडे होता है या फिर तुम्हारे किसी चाहने वाले का कोई बर्थडे होता है। अगर आप उसके बर्थडे की जो तिथि होती है उसको भूल जाते हो, तो वो क्या कहता है, यार तू तो मेरे बर्थडे को विश करना भी भूल गया। तो तुम क्या कहते हो, यार सॉरी, ध्यान नहीं रहा, मैं तो उस दिन को भूल ही गया कि तेरा इस दिन आज का बर्थडे है। तो आपकी लाइफ में, उसकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में वो तिथि इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे ही इतिहास विषय में कुछ कुछ तारीखें क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि वो जो घटना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान के चलते हैं। जैसे उसमें हमने बर्थडे को बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट माना था, ऐसे ही हम कोई घटना होती हैं जिस डेट में होती हैं, तो उन घटनाओं को हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं, इसलिए वो डेट या वो तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इतिहास का विषय बदल जाता है और अगर नए मुद्दों पर ध्यान देते हैं, विषय बदल गया और हमने अब नए मुद्दों पर ध्यान देने की बात कर ली, तो भाई महत्वपूर्ण तारीखों में भी बदलाव आ जाता है। समझ में आ रही है? आपने देखा होगा, इतिहास में कभी पढ़ा होगा, तिथियों में भी आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिली होगी। पहले चेंजिंग कुछ थी, अब उसकी तिथि बदल कर कुछ और चेंजिंग कर दी। ठीक है भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि फिक्स उसी दिन ये चीज़ हुई थी? बताओ कैसे कह सकते हो? मैं बात करूँ आपको, जैसे कि ब्रिटिशों ने हम पर अत्याचार किया 18वीं शताब्दी से, या सदी, तो आप कोई डेट थोड़ी कह सकते हो कि उसी दिन से स्टार्ट कर दिया उन्होंने या फिर उसी दिन फिक्स दिन ही किया था। भाई कोई अवधि होती है, कोई 100, जैसे अवधि में सदी कह सकता हूँ, उस 100 साल के अंदर अंदर जो कुछ भी घटनाएं हुई उसके लगभग लगभग में ऐसे डेट दे सकता हूँ। या फिक्स डेट किसी किसी महत्वपूर्ण घटनाओं की दी जाती हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं, इसके बारे में आपको आगे पता पड़ेगा। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बताओ भाई, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? सोचना जरूर आप। ठीक है, इसके कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में जो चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। ठीक है, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले हम क्या थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा हमारा रहना सहना था, और आज के टाइम पे हमारा कैसा रहना सहना है, क्या चेंजिंग आए, क्या बदलाव हुए। उनमें कुछ सांस्कृतिक बदलाव हुए, कुछ सामाजिक बदलाव भी हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। आपके बाबा साहब थे जो पहले धोती कुर्ता पहनते थे, बाबा परदादा, और आज तुम धोती कुर्ता पहन लोगे तो आज तुमको लोग वक्त देखेंगे, अलग ही नज़र से देखेंगे। ठीक है, आज अगर तुम पहले ज़माने के लोग रोज़ सुबह सुबह सत्तू पीते थे, घाट का दलिया खाते थे, और अगर आज तुम ऐसे दलिया वलिया पियोगे तो शहर और सिटियों के जो लोग होते हैं, या फिर सत्तू पियोगे, आपको अलग ही नज़रों से और लोग देखेंगे कि यार क्या। ठीक है, तो इससे पिछले पहले ज़माने में क्या पहनते थे, कैसा रहना सहना था, और आज के टाइम पे कैसा रहना था, तो उसमें चेंजिंग है कि नहीं है, बदलाव है ना।
तो वो कैसे बदलाव हैं, सांस्कृतिक बदलाव भी हुए, सामाजिक बदलाव भी हुए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही हो रहा है। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जैसा हमने दिख रहा है शायद वो हमेशा से ऐसा ही चलता आया है, आप ऐसे सोचते होगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप कभी इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ? क्या आपने कभी क्वेश्चन किया, आप सुबह चाय पीते हो कि यार हम ये चाय जो इसका चलन कब से शुरू होगा? सोचा क्या आपने? आगे देखिए, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे? सोचा था क्या आपने कभी? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी? सोचा था क्या कभी आपने? नहीं सोचा था ना, तो अब सोच लेना। चलो अगले प्रश्न संख्या 2 पे बात करते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो एक लंबे समय से तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। ऐसा थोड़ी है कि कोई फिक्स डेट थी, उसी दिन उन्होंने पूरे भारत के लोगों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया होगा। आज पिया, फिर कभी बाद में पिया होगा, धीरे धीरे उनको अच्छा लगा होगा, तब उन्होंने चाय पीना स्टार्ट किया होगा। एक टाइम होगा, एक टाइम पीरियड होगा, है ना। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ बता सकते हो क्या आप? एक फिक्स दिन नहीं बता सकते। या फिर अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए बता सकते हो आप? कि फिक्स दिन ही एक ही दिन बदलाव आए होंगे, एक अवधि में बदलाव आए होंगे, कोई टाइम पीरियड होगा। यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ठीक है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। अवधि का मतलब जैसे मैं बता दूं आपको कि 18वीं सदी में जो था, अंग्रेज़ों ने भारत में शासन प्रारंभ कर दिया था 18वीं सदी में। तो ये 18वीं सदी 100 वर्षों का कार्यकाल है ना, 100 वर्षों की रेंज है ना। तो 18वीं सदी के बीच में धीरे धीरे उन्होंने कभी कहीं शासन किया, कभी कहीं शोषण किया, कभी कहीं से लूटपाट की। तो पूरे 18वीं सदी में पूरे पीरियड, पूरे अवधि की बात है। धीरे धीरे तो पूरे 18वीं सदी में उन्होंने भारत में शासन करना प्रारंभ किया, हम ऐसे कह सकते हैं। फिक्स डेट नहीं दे सकते हम। चलो आगे बात करते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। ठीक है, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं बताओ? इस जुड़ाव की वजह है एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। अब बताओ तिथि क्यों आई? तिथि इसलिए आई क्योंकि कब किस राजा का जन्म हुआ, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किस राजा का विवाह हुआ, उसने कितने युद्ध लड़े, कब वो मरा, वो तारीख, उन तारीखों जोड़ लेते हैं। ठीक है, उन तारीखों को जोड़ लेते हैं और उसी को हम इतिहास मान बैठे हैं। उसी को मान बैठे हैं इतिहास, और किसी के बारे में हम इतिहास चर्चा ही नहीं करते हैं। क्या आपने हमारे सांस्कृतिक जीवन के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, कि हमारे किसान लोग कैसे रहे होंगे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या दुविधाएं थी, उसके बारे में कभी पढ़ा तुमने? कितने अच्छे लोग थे हमारे देश में, क्या था क्या नहीं था? उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में बताया है। आगे बात करूँगे, एक मिल साहब थे, उन्होंने कितने, मतलब एक भी बार भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत को 3 कालखंडों में बांट दिया। जो जेम्स मिल जो थे, किसके आधार पर बांट दिया? उनके राइटरों ने 2-3 बुक्स लिख दी हमारे ऊपर, उन बुक्स के आधार पर ही उन्होंने मान लिया कि उस टाइम पे भारत ऐसा था। 3 कालखंडों में बांट दिया उन्होंने, बताओ। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया, जबकि हकीकत ये है एक भी बार भारत नहीं आए। तो उन्होंने कैसे बांट दिया बताओ? ऐसे ही बांट दिया, उनके लोगों ने जैसे कह दिया ऐसे ही उन्होंने लिख दिया। उस टाइम के वो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, फेमस थे, तो उनको लोग मान देते।
ब्रिटिशों ने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने लिख दिया और उनकी बात सही मान ली गई। लेकिन क्या है, जो हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने उनके इतिहास को उन्होंने जो कहा, अब उन्होंने खंडित कर दिया उसको। अब कोई नहीं मानता है, मना कर दिया है हमारे इतिहासकारों ने। अब कोई किताब बुक्स में भी नहीं मिलेगा उनको ज़्यादातर उनकी बातों के बारे में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, बताओ। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, वही बात हो रही है ना, किस साल उनके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। ऐसे बता सकते हो आप कौन सा राजा का कब जन्म हुआ, कब ताजपोशी हुई, इसकी फिक्स डेट दे सकते हो। जबकि उन्होंने कब शासन करना स्टार्ट किया, कोई एक दिन में थोड़ी किया अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन। काफ़ी लंबा पीरियड रहा है, काफ़ी लंबी अवधि रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वो कौन सी बारे में? अब के 1-2 साल में आपने पढ़ा होगा। पहले के इतिहासकार सिर्फ इसी के बारे में बताते रहते थे कि कब राजा गद्दी पर बैठा, कब ताजपोशी हुई, कब क्या हुआ, कौन सा ब्रिटिश राजा कब हुआ, कौन सा वायसराय हुआ, कौन सा कौन सा गवर्नर जनरल हुआ, उसी के बारे में बताते रहते थे। लेकिन अब कुछ चेंजिंग देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि कुछ खास घटना को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर कहाँ चल रहा था मैं, हाँ, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब ये सवाल जवाब होने लग गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें अब तारीखों के बारे में बताया है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने बताया आपको किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, किस लिए होती हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं आर.पी. त्रिपाठी करके हैं कुछ, तो आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार लिखते हैं कि इतिहास राजा महाराजाओं के उत्थान पतन की कहानी नहीं। क्या इतिहास केवल राजा महाराजा कब जन्म हुआ, कब वह मरा, कब उसका विवाह हुआ, केवल यही इतिहास थोड़ी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इतिहास तो वो है उस समाज या तत् समाज जो पहले की अपन की समाज थी कि उस काल से के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन है इतिहास। तो अब हम इस इतिहास में तारीखें शामिल करेंगे, लेकिन तारीखें इतिहास नहीं है। आप तारीखों को इतिहास मत मान लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम कौन सी तारीखें। अब देखो कौन सी तारीखों की बात होगी कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, मैं बताया था आपको, क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानने चलने लगते हैं। मैंने बताया था ना पहले आपको। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर कोई विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। देखो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास लिखी, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपने हर एक जितने भी जो गवर्नर जनरल हुए हैं, वायसराय हुए हैं, उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा जोर दिया है, ना कि हमारे बारे में। हमारे इतिहासकारों नहीं, हमारे जो समाज के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, यहाँ क्या था क्या नहीं था, क्या अच्छाई थी,
हमारे अच्छाइयों के बारे में नहीं लिखा है उन्होंने, हमारी बुराइयों के बारे में लिखा है, क्या बुराई थी बढ़ा चढ़ाकर। एक ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखी है उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बेलेजली था, बेंटिंग, डलहौजी, ठीक है, कैनिंग भी था, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये अपने बारे में लिखते थे, ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। देखो चित्र 2 में देखिए, विज्ञापनों से भी नापसंद तय होती थी। देखो दिख रहा है आपको, घोड़े पर बैठा है, पीछे देखो महल सा दिख रहा है आपको। पुराने विज्ञापनों से हमें यह देखने समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। 1922 में एक लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। देख लो, शाही लोग आप कैसे पहचान सकते हैं इसमें, क्योंकि पीछे महल दे रखा है, राजा दे रखा है, ऊपर देखो राजकुमार सा बैठा है, दिख रहा है ना। तो आप इस तस्वीर से ऐसे पहचान सकते हैं। देखो अब इसमें बताया गया है, विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन के रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब अगले पृष्ठ पर बात करते हैं, पृष्ठ संख्या 3। यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉयों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। ब्रिटिश इतिहासकार बस इन्हीं के बारे में बताते रहते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों, महत्व, इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीति क्या थी, उपलब्धि क्या थी के आधार पर ही तय होता था इनका महत्व। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी, बस यही थी और कुछ चीज़ नहीं, बस यही चला हो, ये ऐसे समझाए। जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है, देखो आगे देखो, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? ठीक है, बताओ, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई जिन गवर्नर जनरलों के बारे में दे रखा है, इसके अलावा हम हमारे भारतीय समाज के बारे में, हमारे वर्गों के बारे में, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, उस पर भी तो ध्यान दे सकते हैं, उनके बारे में भी तो लिख सकते हैं। आगे देखिए, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि सामंजस्य बना रहे अध्यायों में, कहानी को समझ सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? फिर जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग ही खाका बनाना पड़ेगा। भाई जब ये कुछ हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं रहे तो क्या इतिहास है? ये अपने आप में ही समेट दे रहे हैं पूरे इतिहास को, अपने बारे में बता रहे हैं, हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। बता रहे हैं तो सिर्फ हमको नीचा दिखा रहे हैं बस। ठीक है, अब क्या खाका बनाना पड़ेगा? अब बताओ क्या खाका बना सकते हैं? भाई हमें वो इतिहास लिखना है जिसका संबंध भारतीयों से है, उसके वर्तमान से है, भविष्य से है। जब हम अपने अतीत की कहानी लिखेंगे वो इतिहास बनेगा, ना कि इनका इतिहास। क्या पढ़ना है इनका इतिहास? समझ में आ रही है ये इस बुक से ये जो चैप्टर है क्या कहना चाह रहा है? और उनके जो विचार थे, उनकी जो कॉन्स्पायरेसी थी, उनके जो षड्यंत्र थे वो क्या थे? अब देख रहे हो आप अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या सोच थी हमारे प्रति, और हम कैसे थे, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा उन्होंने। बताओ, चलो आगे बात करते हैं, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? बताओ हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ये रहे साहब वो जेम्स मिल साहब। भाई देखो, हम ब्रिटिश गवर्नर हेस्टिंग से लेकर माउंटबेटन तक जो भी गतिविधियाँ हुई वो ही मुख्य इतिहास है, वही तो बनाया इन्होंने।
हम इसी को महत्व देते थे, उसी को पढ़ते थे। लेकिन इन गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों के विषय के बारे में अध्ययन शुरू किया। तब पता चला उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दूसरी बातें हैं, वो हैं उस समय हमारा जीवन कैसा था, ना कि उनका जीवन। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारी खुद की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, हमारी धार्मिक गतिविधियाँ कैसी थी, वो ज़रूरी है। हमने अंग्रेज़ों को कैसे खदेड़ा, वो लिख रहा है कहीं? क्यों बताएंगे? ब्रिटिश जो थे, हमारे मज़दूरों की हालत कैसी थी, कहीं लिख रहा है? भारतीय शिल्प उद्योग की हालत कैसी थी, क्यों बताएंगे वो? और कैसी हो गई है? जब हमने विषय बदला तो हमारे लिए वो इतिहास जो पहले था वो बदल गया। हमारे दृष्टिकोण में जो इतिहास वो नहीं है, ये है इतिहास। ये जो अब हमारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं वो इतिहास है। अर्थात हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी उसके बारे में बताओ ना। ये हमारा इतिहास है, ना कि वो। हम उसमें कैसे जिएँ और उसमें कैसे पार पाएँ, ये अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अवधिया को इसमें पढ़ते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में बांटा। मैंने बताया था आपको, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी इन्होंने। इसमें क्या किया इन्होंने, 3 कालखंडों में बांट दिया भैया इतिहास को। जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, प्राचीन इतिहास था, उसमें हिंदुओं को रख दिया, मुस्लिमों को मध्यकालीन इतिहास में रख दिया और ब्रिटिशों को आधुनिक काल में रख दिया। बताओ कैसे रख दिया यार ये इन्होंने, किस तरीके से रख दिया? जो आदमी हमारे भारत में एक आए हो तक ना आए, माने सिर्फ कहा सुनी पे उन्होंने जैसे कहा ऐसे ही लिख दिया उन्होंने। देखना है इसकी सोच हमारे प्रति कैसी है और अपने प्रति कैसी है, क्या षड्यंत्र रची हुई थी। आगे देखो भाई, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो इनका इस तरह से इतिहास को बांटना सही नहीं है। इस तरह इतिहास को बांटने में जो इतिहास में जो एकाकीपन है ना, एकाकीपन आ जाएगा इतिहास में। इस तरह अगर ये बांटेंगे तो भाई हिंदू या एंशिएंट हिस्ट्री वाले कुछ अलग ही सोचेंगे, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम में, और ब्रिटिश जो है आधुनिक इतिहास में कुछ अलग ही सोच विचार वाली धारा हो जाएगी, एकाकीपन आ जाएगा, सोच परिपक्व नहीं रहेगी। देखो अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है। देखो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अब देखो कैसी सोच है। मिल को क्या लगा हो, मिल को लगता था कि जो हमारी एशियाई जो समाज है ना, सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। ऐसे कहते थे कि जो ब्रिटिश है ना, उनको पूरे भारत पर इतिहास जल्द से जल्द पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, उनको हमारे हिसाब से जीना चाहिए ताकि वो उनकी सभ्यता में विकास हो सके। ऐसे सोचते थे। बताओ क्या विचारधारा थी इनकी। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों की राज चलता था। ये समझदारी है इनकी। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलावाला। अगले पृष्ठ पर, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, ऐसे सोचते थे। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। बताओ मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसा सोचते थे कि अगर हम इनके पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेंगे तो इनको ज्ञान मिलेगा और सुखी जीवन प्रदान करेंगे हम। ऐसी सोच विचारधारा रखते थे हमारे प्रति। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये थे साहब मिल साहब। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की इस धारणा में, इस सोच विचार में कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था,
ऐसा मानते हैं। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हो? बताओ भाई। इनके विचारों में तो जो एशियाई सभ्यता थी वो बहुत ही पिछड़ी जाति में बंधी हुई, हिंदू मुसलमान के तनाव में से घिरी हुई, ऐसा समझा इन्होंने। और विकल्प क्या समझा कि यूरोपीय सभ्यता को अपनाने से यहाँ के लोग सही रहेंगे, ये विकल्प निकाला। बताओ, कभी भी मिल भारत नहीं आए। यूरोपियों से सुनकर ही उन्होंने 3 कालखंडों में बांट दिया। भारतीय इतिहास को ना ही इन्होंने ऑथेंटिक तरीके से कभी पढ़ा। भारतीय इतिहासकारों और इस तरह इनका इतिहास को बांटना एक षड्यंत्र नज़र आता है। अगर षड्यंत्र ना होता तो इस तरह नहीं बांटते। मैंने बताया था आपको कि भारतीय इतिहासकारों ने इनके इतिहास को खंडित कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया, जो समझ लो तुम। और इन्होंने बताया था 3 कालखंडों में बांट दिया। देखो इस पैराग्राफ में मैं आपको बताऊं कहाँ तक बता दिया मैंने आपको। चलो आगे बात करते हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर का दौर कहा जा सकता है? बताओ, क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको आगे। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ ही पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन जो समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। जो आधुनिक काल की इसमें विशेषताएं बता रहा है ना, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकताओं की ताकतों के विकास का युग माना जाता था आधुनिक काल। और मध्यकालीन वो है जिसमें आधुनिक काल की ये फैसिलिटी नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? बताओ। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ना ही यह आर्थिक विकास और प्रकृति का दौर था। आप अब खुद कह सकते हो, बताओ था समानता थी उस टाइम पे? स्वतंत्रता थी? मुक्ति थी? नहीं थी ना। ना ही कोई आर्थिक इकोनॉमिक विकास था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। बताओ, अब उन्होंने बांट दिया। अब तुम एक बात बताओ, उन्होंने 3 कालखंडों में मिल साहब ने बांट दिया, तो एक बात बताओ, क्या प्राचीन में सभी हिंदू थे? सभी हिंदू थे क्या? मुसलमान नहीं थे? चलो थे, हिंदू राजा भी थे प्राचीन काल में। जैसे कि मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे मौर्य काल था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो हिंदू थे क्या नहीं थे हिंदू? लेकिन उसने कभी भी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। तो उन्होंने कैसे बांट दिया कि वो हिंदुओं का ही काल था या फिर मुस्लिमों का काल था? उसके बाद में बिंदुसार आए, उन्होंने भी कभी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। उसके बाद में अशोक भी आए, उन्होंने भी कभी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। लेकिन कलिंग युद्ध से पहले ये हिंदू रहा, लेकिन कभी भी गैर हिंदू प्रजा का शोषण नहीं किया इन्होंने। इसके बाद में शुंग वंश भी आया था मौर्य काल के बाद में, लेकिन पुष्यमित्र शुंग हुए थे ने, उन्होंने भी कभी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। लेकिन जो कुछ बौद्ध तथा कथित जो मानसिकता के लोग थे ना, इन पर आरोप लगाते थे कि उन्होंने बृहदत्त की हत्या की थी ना, इसलिए आरोप लगाते थे वो अशोक पर, सॉरी पुष्यमित्र शुंग पर। बताओ तुम। लेकिन कोई भी इतिहासकार नहीं कहता कि पुष्यमित्र शुंग ने एक भी बौद्ध मठ तोड़ा हो। कोई भी इतिहासकार नहीं कहता इस चीज़ को। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं बताऊं आपको, जो प्राचीन काल में भी सभी धर्मों का काल था। प्राचीन काल था, उसमें भी सभी धर्मों का ख्याल रखा जाता था या नहीं रखा जाता था? उसके बाद में मध्यकाल आया, जो पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं, उसमें भी सभी शासक हिंदू थे, लेकिन कभी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल आया, उसमें सल्तनत काल, मुगल काल थे। मध्यकाल की बात हो रही है। जो केंद्रीय स्तर पर शासक मुस्लिम थे मध्यकाल में, सल्तनत काल और मुगल काल में। क्या केंद्रीय स्तर पर तो शासक मुस्लिम थे और क्षेत्रीय स्तर पर शासक हिंदू थे।
उन्होंने कभी गैर हिंदुओं का शोषण नहीं किया। तो कैसे कहा कि वो मध्यकालीन ही इतिहास सिर्फ मुस्लिमों का था, प्राचीन काल मुस्लिमों का नहीं था? कैसे कह सकते हैं वो? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि लेकिन हर काल में हर शासक ने गैरों का शोषण नहीं किया। कुछ शासक थे, कुछ शासकों को छोड़कर, जो हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाते रहते थे ना, उन्होंने ज़रूर अपनी जाति से गैर जाति का शोषण किया था। हमेशा मुस्लिमों ने हिंदुओं का शोषण किया और हिंदुओं ने मुस्लिमों का शोषण किया। किन्होंने शोषण किया? जिन्होंने धार्मिक उन्माद फैला रखा था, उन्होंने ज़रूर शोषण किया। अतः कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को इस तरह तोड़ना गलत है। मिल साहब, चलो बात करते हैं औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करते थे। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाते थे। वो इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश जो शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद और नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीक़ों में भी क्या बदलाव आए, इन्हीं की वजह से। ठीक है, देखो ये मोस्ट चीज़ है, आप इस पर अंडरलाइन कर लेना। जो औपनिवेशिकरण है ना, इस पर अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पुराने ज़माने के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे पहले, और इस ब्रिटिशों के आने के बाद में, इनके आने के बाद में लोग क्या खाने पीने लग गए। पहले लोग सुबह सुबह जग कर सत्तू पीते थे, आज लोग सत्तू पियेंगे तो अलग ही मानसिकता से, अलग ही सोच विचार से उनको देखेंगे। और आज लोग मीठा जहर पियेंगे, अंग्रेज़ों की बनी हुई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उनके देश में बनी हुई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो आज हमको लोग अच्छी क्वालिटी के, पैसे वाले, अच्छी नज़र से देखेंगे। मतलब ये बदलाव आए, हम कह सकते हैं क्या, यही सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? औपनिवेशीकरण। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दे दिया। ठीक है, हमारे अतीत ये बहुवचन है। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं क्या? भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? बताओ। बताया था मैंने आपको, कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे, बताया था कि नहीं बताया था? क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ, कैसे, उसमें भी बताया है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसी समय संग्रहालय बना दिए गए थे, उसमें वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखते थे और उस संग्रहालय में क्या रखते थे? सुरक्षित रखते थे। देखो, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी को चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकों, संस्थानों अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप भी आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आज भी देख सकते हो आप। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दस्तावेजों की नकल बनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पे शायद फ़ोटोकॉपी करने की मशीन, प्रतिलिपि करने की मशीन आ गई थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या खुशनसीब क्या होता है? सुंदर ढंग से लिखने वाला होता है खुशनसीब या खुशनवीसी या सुलेखनवीस। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, इसे आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इस चित्र को देखो आप,
इन चित्रों को बहुत गौर से देखो आप, इनसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था ये। देखो इसमें क्या बताया गया है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब देखो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी 1946 की बात नहीं। देखो इसमें पढ़ो आप, इसको एक बार पढ़ो। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई से क्या चीज़ निकल के आई? इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। देखो, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5/21/1940 की बात हो रही है। गृह राजनीतिक भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री को भेजा था उस टाइम पे। देखो अब पिछले पैराग्राफ, पिछले पृष्ठ संख्या 5 में मैंने बात कर ली है। पृष्ठ संख्या 6 में देखिए, इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इसमें क्या बताया गया है? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, गाँव जाके। हेडिंग में क्या है? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो सर्वेक्षण, अब देखो इसमें सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। देखो, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और वॉइसरॉय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी जनगणना से। ठीक है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, वनस्पतियों का सर्वेक्षण किया जाता था गाँव में। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता था। पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता था। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किया जाता था। वन सर्वेक्षण, वनों का सर्वेक्षण किया जाता था, आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। ठीक है। ये सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व के बारे में मैंने बता दिया, किस तरीके से सर्वेक्षण का महत्व बढ़ा। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। देखो सब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सर्वेक्षण से एक शरीफे का पौधा है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह से इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है। अब ये जो चित्र है इसके बारे में देखिए, आपने ढंग से गौर से देखिए इसके बारे में। चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने उसमें देखिए, बुक्स में ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहते हैं। इस चित्र में क्या है? बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप मानचित्रकार थे, बहुत तगड़े, द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 में। ठीक है। अगले पृष्ठ की बात करते हैं हम। देखो इस तस्वीर को देखो, अब आप अच्छे से देखो कि इस तस्वीर में क्या है। और इन ब्रिटिशों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने देखो इसके बारे में क्या बताया है। पढ़ो आगे। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच की पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है।
इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची थी, दुष्ट थी और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब देखो, इनकी नज़रों में हमारी जो जनता थी वो कैसी थी, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं, हमारी जो समाज थी वो ऐसी नहीं थी। ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। उस चित्र के माध्यम से देखो चित्र में क्या बताया है, जबकि आपको लग रहा है इस चित्र में ऐसा। आगे पढ़ते हैं। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी कैसी थी हमारे बारे में, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज में लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए लिखा। देखो, अब इसमें क्या दे रखा है इन ब्रिटिश इतिहासकारों ने, लेकिन यही इतिहास थोड़ी है। आप खुद भी देख सकते हो, उस टाइम पीरियड की कोई बुक्स हैं उनसे देख सकते हो, उस टाइम पीरियड के कोई भी न्यूज़पेपर में को देख सकते हो आप, उसमें देख सकते हो कि इनकी क्या धारणा थी हमारे प्रति। उसमें देखो आप, ये क्या है, ब्रिटिश इतिहासकार तो कुछ भी बता सकते हैं, इनकी सोच ही देख लो आप कैसी सोच है। इस बुक में बताया गया है कि जो तीर्थयात्री थे उस समय के उनके संस्मरण से अपन देख सकते हैं कि उस समय हाल कैसा था और इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। पुस्तकों से भी पता लगा सकते हैं, अखबारों से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो समाज थी, हमारे जो किसान थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो अपने बारे में क्या इतिहास लिखवाएंगे, क्या अभिलेखों में लिखवाएंगे, बताओ। क्या पांडुलिपियों में लिखवाएंगे वो? उस टाइम के राजा महाराजा लिखवाते थे वो अपने बारे में, और जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं ये अपने बारे में अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात भी समझ में आने लगेगी। अब देखो, ये देखो न्यूज़पेपर की एक 1946 की एक प्रिंट है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। देखो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ने ये खबर है उस टाइम। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी हम पर किस तरीके से अत्याचार करती थी, या फिर किस तरीके से हमसे व्यवहार करती थी और हमारी कैसी सोच थी। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से अपने आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। इसको देखते हुए और भी पुलिस लाइन्स वाले थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी ऐसे ही मना कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे कोई जानवर नहीं खा सकती। देखो हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की खबर है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो इस न्यूज़पेपर को देखिए, प्रिंट कटिंग देखिए, और अब जो इन्हें ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो बताया है इसको देखिए, इन दोनों में देखो कितनी भिन्नता है कि नहीं। तो ऐसे स्रोतों से आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये क्लास 6 का अध्याय फर्स्ट करा दिया है और क्लास 8 का अध्याय फर्स्ट करा दिया है। अब इससे आगे मैं आपको क्लास 7 का अध्याय फर्स्ट कराऊंगा। इन तीनों अध्यायों को करने के बाद में आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर आप नहीं बना सकते तो बाद में आपको मैं शॉर्ट नोट्स बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट और शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।